सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं। जी हाँ, तारीखों का ऐलान हो चुका है और 10 मार्च वो दिन होगा जिस दिन अगले मुख्यमंत्री का फैसला होगा। इसी के लिए ध्यान में रखते हुए हम जनता के बीच जा रहे हैं, बराबर उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके मन को टटोलने का काम कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में है क्या, आखिर वो इन 5 सालों के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसमें वो खुश हैं या फिर नाखुश हैं। ये जरूर देखने के लिए, मन टटोलने के लिए हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। यही बात करने हम आज फिर निकले हैं लखनऊ की गलियों में। तो चलिए जानते हैं और दिखाते हैं आपको कि आखिर क्या है यूपी की जनता का मन और आखिर 22 में किसे मिलेगी बादशाह। इसी बीच एक और पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका विजन क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो देश की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, वो उत्तर प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हैं। तो आपका परिचय? इंजीनियर सुनील कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाज पार्टी। और आपको मालूम हो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक हिस्सेदारी मोर्चा का गठबंधन हुआ है, जो कि हिस्सेदारी मोर्चा 10 दल है, उसी में एक प्रगतिशील समाज पार्टी भी है, तो उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और कुछ टिकट की बात हुई? हिस्सेदारी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में 5 सीटों पर गठबंधन हुआ है। अब सीटों की संख्या में थोड़ा इस बीच बातचीत में लगभग कितनी उम्मीद है? हम लोग तो 15 सीटों की डिमांड किए हैं, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी 5 से 8 सीटों तक सहमति बना पा रही है, इसी पे बात फंस रही है। तो वार्ता और बैठकें चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके मजबूत माने जा रहे हैं, जिन पर आपने मांग की है? पूर्वांचल की 100-125 सीटें, जैसे प्रगतिशील समाज पार्टी है तो प्रयागराज और उसके आसपास के जिले हैं, इधर बलिया है, गाजीपुर है, प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, बनारस, चंदौली, ये सारे जिले में 100-125 सीटों पर हिस्सेदारी मोर्चा, जिसके कि संयोजक केवट रामधनी बिंद जी हैं और मैं सह संयोजक हूँ। तो हम लोग 100-125 सीटों पर बहुत व्यापक प्रभाव रखते हैं जनता के बीच में, हमारा संगठन भी है कायदे का। तो क्या लगता है जनता के लिए क्या खास ला रहे हैं आप, जिस पर आपको वोट मिले? जनता के लिए देखिए, जो समस्याएं बरकरार रह गई, हम लोगों का जैसा कि नाम भी हिस्सेदारी मोर्चा है और हम लोगों का टारगेट है कि जो हक और हिस्सा पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद इस देश की जनता, खास तौर से शोषित, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े समाज को नहीं मिल पाया। सरकारें तो बनती रही, हर समय चुनाव होते हैं, हर 5 साल पर हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, संसद के चुनाव होते हैं और जिला पंचायत, हर स्तर पर चुनाव होते रहते हैं और जनप्रतिनिधि भी बदलते रहते हैं। 70 सालों से सरकारें बदली, विधायक बदले, मंत्री बदले, लेकिन जनता की हालात नहीं बदले। खासतौर से ये जो बड़ा तबका है, शोषित, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, गरीब, गांव, किसान, मजदूर, इनकी हालात नहीं बदले। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये मोर्चा बनाया हुआ है अलग अलग पार्टियों का, जिसमें 10 दल है और हम सब का एक एजेंडा है कि इस समाज को उसका हक और हिस्सा दिलाया जाए। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का क्या भविष्य माना जा रहा है? देखिए, अभी पिछड़ों के लिए 5-7 सालों में हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से कुछ ना कुछ दूरगामी नीतियां जरूर बना रही है। कहीं ना कहीं हमारे मोर्चे का गठबंधन हुए 2 महीने हो गए, 3 महीने हम लोगों ने क्षेत्र में काम भी किया और इस मोर्चे में लगभग सभी पार्टियां पिछड़े और दलित, अति पिछड़े समाज से आती हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चे के साथ जो टालू रवैया है, उससे हम लोगों को थोड़ा बहुत अब ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तो हम लोगों से जरूर किया है और उसको हम सब लोगों का वोट भी चाहिए हमारे समाज का। जैसे मैं कुशवाहा समाज से हूँ, बिंद समाज से, आप बाबू श्री भीम राजभर जी हैं, भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इसी तरह हमारी मोर्चे में मुसार समाज, प्रजापति समाज, चौहान समाज की पार्टियां शामिल हैं और गठबंधन किया। और पार्टी ने हमको लोगों को आश्वासन भी दिया, अभी भी वो दे रहे हैं, सीटों पर मसला अटका हुआ है, दे भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि टालू रवैया अपना रही है। नीतिगत मुद्दे और तमाम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में निश्चित तौर पर कुछ बदलाव हुए हैं पुरानी सरकारों के मुकाबले और हम लोगों का एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी और हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन इस बार सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों का टारगेट लेके चल रही है और मोर्चे का जो संगठनात्मक प्रभाव है उस पर हम लोग 365 सीटें तक तो लाने का पूरा टारगेट लेके चले। अच्छा, आप लोग जुड़ रहे हैं तो साथ में काफी लोग साथ छोड़ भी रहे हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और भी कई मंत्री विधायक साथ छोड़ रहे हैं। क्या इसके पीछे की क्या सबसे बड़ी वजह मानी जा रही? देखिए, अब चुनाव के समय एक दल से दूसरे दल में लोगों का आना जाना लगा रहता है, ये नया कुछ नहीं है। लेकिन खासतौर से जिनकी आपने बात की, स्वामी प्रसाद मौर्य की,
तो कहीं ना कहीं और इनके साथ जो विधायक गए हैं तो परिवारवाद की राजनीति आज हमारे देश में हावी है, और देश में उत्तर प्रदेश में और प्रदेश में अन्य प्रदेशों में भी ये है। बड़े बड़े शीर्ष स्तर के राजनेता जो इस देश की जो पिछड़ी और दलित और गरीबी और अभाव और जो अव्यवस्था है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे समाज में सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित समाज है, और वो हमारे नेताओं में भी आ गया है कि वो अपने परिवार से उठकर आगे नहीं सोच पाते। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे हैं तो उनके लिए उनका परिवार ही उनका समाज हो गया, या किसी अन्य समाज का नेता है तो उसके लिए उसका परिवार, उसका बेटा, उसका बहू, उसके परिवार को 10 टिकट चाहिए, जिला पंचायत में भी उसको चाहिए, विधानसभा में भी चाहिए, संसद में भी वही रहना चाहता है। भले ही वोट लेना चाहता अपने पूरे समाज का, अपने पूरे क्षेत्र का, लेकिन जहाँ कुछ हक हिस्सा देने की बात आती है तो उस पर वो केंद्रित हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा कारण इस तरह के आया गया राम की राजनीति में कि आज इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में जाने वाले नेताओं के पीछे परिवारवाद में बहुत बड़ा फैसला। अच्छा भैया, क्या लगता है इस बार वोट किस पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, या फिर विकास पर? विकास पर होना चाहिए, जात पर नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। आपको लगता नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म पे बहुत हावी है? देखिए, जो अपने परिवारवाद में लगे हैं, जातिवाद में लगे हैं, वो देश इससे पिछड़ रहा है, प्रदेश पिछड़ रहा है। इसको कतई नहीं होना चाहिए इससे काम। आपको क्या लगता है इस बार कौन अपनी सरकार बना रहा है? सरकार तो सभी पार्टी अपनी अपनी दाव पक्ष रख रही है जी, लेकिन क्या लगता है, आप भी अपने क्षेत्र में भ्रमण करते होंगे और भी जगहों पर देखते होंगे, तो क्या लगता है लोगों के मन से गुस्सा है मौजूदा सरकार से या फिर खुशी है, क्या है? गुस्सा है, गुस्सा है, क्रोध है कि कुछ वादा जो पूरा नहीं हो पाया, इसकी वजह से जनता का क्रोध है। अच्छा, अखिलेश यादव का कल घोषणा पत्र आया जिसमें उन्होंने किसानों पर काफी ज्यादा फोकस किया। क्या लगता है किसानों का वोट इस बार कितना बड़ा एक फैक्टर साबित हो सकता है चुनाव के नतीजों में? किसानों का वोट जो है 50-50 जाने की उम्मीद है। तो अगर बात करें, जैसे भैया ने कहा कि मौजूदा सरकार से ज्यादातर लोग नाराज नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि सबसे बड़ी वजह क्या है, या फिर आप क्या मानते हैं, नाराज है भी या नहीं? देखिए, एक तबका नाराज है जरूर, लेकिन उसकी नाराजगी का कारण उसकी अपनी अपनी अलग अलग स्तर की समस्याएं हैं। जैसे युवाओं को रोजगार की बात है, या किसानों के अपने उनके इशू हो सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे, अगर हम कंपैरेटिव करें, तुलनात्मक अध्ययन करें पिछली सरकारों का और इस सरकार का, तो कहीं ना कहीं इस सरकार के इस कार्यकाल में, जो 2017 से 22 के कार्यकाल में लगभग 2 साल तो कोरोना ने इफेक्ट डाला। इसमें सरकार का कोई व्यक्तिगत रोल नहीं। हो सकता है कि कोई दूसरी सरकार रही होती तो कोरोना जैसी इस महामारी में उतना मैनेजमेंट नहीं कर पाती। आपने देखा कि अब कोरोना का जो टीकाकरण है वो लगभग 100% की ओर बढ़ रहा है और पूरी तरह समाप्त है। लेकिन और भी बीमारियां दूसरी सरकारों में रही जिनके टीकाकरण होते रहे, लंबे समय तक ये टीकाकरण कार्यक्रम चले। और अब जब कोरोना के दौरान सारा लॉकडाउन हो गया, कंपनियां बंद हुई प्राइवेट सेक्टर की, तो उसमें सरकार का बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं रह सकता है। और उन कंपनियों ने अगर रोजगार काटे हैं या रोजगार की कमी हुई तो इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा दोष नहीं दिया जा सकता। रोजगार का कारण, जो बेरोजगारी का कारण है, वो पुरानी सरकारों की नीतियाँ हैं, शिक्षा को लेकर, रोजगार के क्षेत्र में लेकर। अब उस नीतियों को दूर करके वर्तमान सरकार दूरगामी स्तर पर नीतियां बना रही है। रोजगार के स्तर पर आगे आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। तो कुछ नाराजगी जरूर है, लेकिन यह है कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक ठाक काम किया है, और कोरोना जैसी बीमारी अगर नहीं आई होती तो बहुत अच्छा रहता। तो देखा आपने कि किस तरीके से नेताजी साफ बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनसे एक तबका नाराज जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं काम इन 5 साल के कार्यकाल में अच्छा हुआ है। वहीं पर कुछ और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि नाराजगी एकदम साफ देखी जा रही है और इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। तो ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि आखिर 10 मार्च को उस कुर्सी पर कौन बैठता है। क्या एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आने वाली है, या फिर कोई और पार्टी सपा, बसपा और कांग्रेस में से कोई नई पार्टी सामने आएगी और उनका मुख्यमंत्री बनेगा? तो क्या लगता है भैया, क्या माहौल है? हाँ, माहौल तुमका बता दे रहे हैं। बरस 2012 में अखिलेश जी की थी सीटें 224 और भाजपा की थी 51 और कांग्रेस की थी 28 और उसकी बसपा की थी 80। और बरस 2012 में भाजपा पहुंची 324, सपा रही 47 पर 2017। हाँ 2017, और जो है बसपा 19 पर आ गए
और कांग्रेस जो है 7 पर आए गए। इस बार का बताइए। इस बार का देखिए फैसला जो है वो जनता के ऊपर है। जनता अपना काम कर रही है और जनता जो है लोगों से मिल भेंट भाईचारा का रिश्ता कायम किया है। आने वाले वक्त का फैसला का किसी भी राजनीतिक दल का हो, राजनीति ये नहीं कहती है किसी का अपमान करो, किसी का जो है नज़रअंदाज करो। राजनीति एक धर्म होती है। राजनीति धर्म ये होती है कि जो राजनीति की कुर्सी पे आए वो अच्छा काम करे, जनता की सेवा करे, चाहे राज्य का हो, चाहे केंद्र का हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे केंद्र हो, देश की ऊंचाई पे ले जाए, उद्योग खुलवाए जाएं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल कार्यकाल हुआ है, जनता खुश है कि नाखुश है? ये नाखुश खुश तो यहाँ बाप बेटे में नहीं मालूम हो पावत है कि खुश है या नाखुश है। ये तो जनता का आप क्या हैं आप अपना? अरे हम तो जनता हैं। जनता क्या है? हाँ, एक चीज हम जरूर कहेंगे कि प्रदेश के एक समाज की माफियाओं की जांच न कराई जाए, प्रदेश के सारे माफियाओं की ही जांच कराई जाए। मतलब ताकि इससे ये न लगे कि मतलब जो है कोई आदमी अनदेखी हो रही है या बदले की भावना से काम होते हैं। और रह गया राजनीति आज के दिन में एक कैबिनेट मंत्री एक पन्ना नहीं लिख पाता है और वो जो है अपने प्रमुख सचिव से, प्राइवेट सेक्रेटरी, निजी सचिव से रियाय लेता है। तो जब कैबिनेट मंत्री एक अपने निजी सचिव से या मतलब जो अपने प्रमुख सचिव से रियाय ले ही तो यहाँ आकर रियाय बताई कि इस काम करो, 15% तुम्हारी कमीशन और 5% हमारी। उत्तर प्रदेश में ये सच्चाई है कि जातिगत आधार का रोग बह चुका है। जातिवाद से हटके इंसानियत का रिश्ता कायम होके जो बने हुए उद्योग हैं, ये उद्योग को चालू कराया जाए। आज मैं लेटेस्ट रिपोर्ट एक निवेदन आप लोगों के चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि बंगाल का चुनाव हुआ तब भीड़ नहीं, बिहार का चुनाव हुआ तब भीड़ नहीं, पंचायत चुनाव नहीं हुआ तब भीड़ नहीं, दारू ठेकों पर भीड़ नहीं, लाइन लाग रही उस पर भीड़ नहीं, रोड बेचे भरी भरी आ रही उन पर भीड़ नहीं। ये स्कूल क्यों बंद किए गए हैं? ये ऑनलाइन पढ़ाई किस तरीके की है? मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं इस तरीके का मतलब जो है रियायत देने वाले हैं या ऐसे संविधान पे मतलब जो है कुठाराघात करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों के स्कूल खोले जाएं, बंद हुए उद्योग चालू कराए जाएं, समझू, अच्छी कानून व्यवस्था हो और उत्तर प्रदेश का जो शासन अफसर चला रहे हैं वो नेता जो है या तो अपना को नज़रअंदाज महसूस करे और या तो अगर लीडर अपना को, राजनीति जो एक विधाता होती है और धर्म होती है लोगों की सेवा करना, इन चीज़ों पे हर राजनीतिक नेताओं को अमल करना चाहिए और शासन में जो है अनुभव के लोग बैठना चाहिए। और जब तक बिजली पानी सही नहीं होगा, कानून व्यवस्था नहीं सही होगी और जब तक सारे उद्योग नहीं लगेंगे, इस धरती का किसान जो है वो भगवान है, वो हमको आपको कमा के खिलाता है।